हाँ तो दोस्तों, अच्छा गैस कीजिए कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। फोर्थ एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स की जो बुक है 12th क्लास की, और उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उस एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन भी देखेंगे। अच्छा वैसे अगर बात करें तो हम डिटर्मिनेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, बाय डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का यूज करके हम किसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू, है ना, 2 पॉइंट्स, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे अपन माइनर्स और कोफैक्टर एंड कोफैक्टर, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग थर्ड एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यहां भी पढ़ेंगे, लेकिन एडजॉइंट की सहायता से कैसे निकालते हैं, यानी वी विल फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स, यानी जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, उनका हम सॉल्यूशन यहां पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस पूरे टॉपिक में, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, है ना। माइनर एंड को फैक्टर्स निकालेंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ इनवर्स भी निकालना सीखेंगे हम कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बार तो निकाल चुके हैं हम, आपको पता होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। और पढ़ेंगे हम इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स, उनको भी यहां हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं डिटर्मिनेंट्स की तरफ। तो देखिए अब जरा डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान है कि हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा है, तो क्यों ना इसको मैट्रिक्स से ही आगे की चीज आगे कनेक्ट करके चलें। आपके सामने देखिए एक n बाई n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ऑर्डर n, यानी जिसमें n रोज हैं और n कॉलम्स हैं। आपको पता है कि जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं, है ना। जैसे अपन फॉर एग्जांपल R1, ठीक है, R2, R3 एंड दिस वन Rn। और जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए वर्टिकल्स, ये कहलाते हैं कॉलम्स। क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। ये हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे से उसमें पढ़ चुके हैं, किसमें, मैट्रिक्स में। अब उसी से आगे हम चलते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ, ठीक है। ये n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट एक यूनिक वैल्यू होती है। कैसी होती है,
एक यूनिक वैल्यू होती है जिसे हम डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिटर्मिनेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी मैट्रिक्स की बात करें। ध्यान रखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट के रूप में लिखूं तो हम दो पैरेलल लाइन यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन होती है, उसमें लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? a11, a12, a13, a1n, a21, a22, a23, a2n. In similar way, a31, a32, a33, a3n और an1, an2, an3 एंड an। और इन दो पैरेलल लाइन यानी दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है ना। और इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किस तरीके से? डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिख करके डिटर्मिनेंट ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ध्यान रखिए, ये इस मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब चेंज करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से दो पैरेलल लाइन के बीच में इनको लिखते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन यानी पैरेलल लाइन के बीच में ए लिख देते हैं, या डिटर्मिनेंट ए लिख देते हैं, या कहीं कहीं इस डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो आप ध्यान रखिए, मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है, बल्कि इसे अपन क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को अब जैसे टाइप्स होते हैं, अच्छा डिटर्मिनेंट की बात करें, टाइप्स की बात बाद में करेंगे। डिटर्मिनेंट भी एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि कोई फंक्शन होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है ना। आप इसमें x की कोई वैल्यू देते हैं, जैसे 0 आपने दिया, तो आपको एक यूनिक वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? साइन 0 की वैल्यू 0, यानी एक यूनिक वैल्यू मिलती है। तो ये जो फंक्शन है, जस्ट लाइक ये भी एक फंक्शन की तरह से ही होता है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो उसका वो डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा। ठीक है ना। यानी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है चीज कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है साहब। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डिटर्मिनेंट नहीं होगा, उसे डिटर्मिनेंट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी ठीक है ना, वो एक यूनिक वैल्यू नहीं रखेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया? डिटर्मिनेंट हो गया का अ यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड या इज नोन एज डिटर्मिनेंट। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें हम दो वर्टिकल लाइन के बीच में उन एलिमेंट्स को लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ध्यान रखिए, वो सारी चीजें सेम है, जैसे ये रो R1 है, ये रो R2 है, ये रो R3 है, ये रो Rn है, सेम चीज यहां पर है। ये क्या है? ये R1 यानी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये कौन सी है? nth रो। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, जो वर्टिकल लाइंस है, ये क्या है? ये कॉलम्स हैं, जैसे C1 है, C2 है, C3 है, Cn है, nth कॉलम हो गया। अच्छा, इनके बीच में ये जो सफिक्स में ये जो लिखा हुआ है, सफिक्स में जैसे A13 लिखा हुआ है, तो ये जो A13 है, A13 कहां लिख दूं? यही लिख देता हूं। तो ये जो 1 है वो रो को रिप्रेजेंट करता है,
और ये जो 3 है वो किसकी पोजीशन को बता रहा है? कॉलम की पोजीशन को बता रहा है। यानी फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट्स या फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 2 थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो A1 3 है। तो अब आगे चल करके हम टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहां ये है कि 1 ऑर्डर वाला, 2 ऑर्डर वाला, 3 ऑर्डर वाला। अपने सिलेबस में चाहे वो CBSE हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो या अन्य कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसमें जो डिटर्मिनेंट है वो 1 ऑर्डर का है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 का। तो शुरुआत करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। देखिए, अगर सपोज कीजिए ये कोई 1 by 1 का मैट्रिक्स है, तो इसे हम डिटर्मिनेंट के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम इसे डिटर्मिनेंट के रूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो 1 by 1 का मतलब 1 रो 1 कॉलम, तो ये जो 1 by 1 है और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? A11। यानी जो एलिमेंट होता है उसी से डिफाइन होता है। जैसे ये A11 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? A11 हो जाएगी। अगर हम देखिए, ध्यान रखें कि अगर हम इसे मॉडुलस समझते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए मॉडुलस नहीं समझना है आपको। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ये लिखा हुआ है तो इस डिटर्मिनेंट यानी जो 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हो गया, इसे हमने डिटर्मिनेंट के रूप में लिखा। ये 1 by 1 का डिटर्मिनेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू -5 ही होगी। लेकिन अगर ये मॉडुलस -5 होता तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होती? 5 होती। ध्यान रखिए, तो ये जो है ना, ये डिटर्मिनेंट है ना कि मॉडुलस है। इसीलिए आपको क्या पढ़ना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ए। ये मॉडुलस है। ये क्या चीज है? मॉडुलस है। और मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो ये रियल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। तो इसमें और इसमें दोनों में बहुत अंतर है। ये मॉडुलस है और ये क्या चीज है? डिटर्मिनेंट है। बात समझ में आई? तो ये 1 by 1 का या ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट है। अब अगर मान लीजिए हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का, अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है आपके पास, जिसे अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम केवल ऑर्डर 2 कह करके काम चला सकते हैं, है ना? तो जैसे देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है 2 by 2 का। इसमें 2 रोज हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं 1 2, यानी ये तो रो हो गई 2 1 और ये 2, ये कॉलम्स हो गए C1 एंड C2। इसका अगर डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 3 7 5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यही बात थी ना। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? देखिए ध्यान से, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 by 2 के में। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे ये लिखा हुआ है तो फर्स्ट हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये फर्स्ट, इनको जो मल्टीप्लाई हम करेंगे सबसे पहले इसको करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स का करेंगे फर्स्ट। ये हो गया फर्स्ट। फिर हम करेंगे सेकंड, इस तरीके से मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप ये होगा, और बीच में नेगेटिव साइन लगाना है आपको, नेगेटिव साइन, यानी इसके बाद हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये सेकंड। बात समझ में आ रही है ना? अब बीच में क्या साइन आना है? नेगेटिव साइन आना है। तो हम दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे? 5 × 5। पहला स्टेप, नीचे उतरना है।
नीचे उतरना है तो अपनी स्पीड बढ़ जाती है। साइकिल चलाते हैं कि नहीं, तो अपनी नीचे जब ढलान पे जाते हैं तो क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है यानी प्लस हो जाती है। आपको इसके साथ प्लस साइन लगाना है, और प्लस साइन आपको पता है ना पहले नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, चढ़ाई पे चढ़ना है, और चढ़ाई पे चढ़ते हुए जब आप साइकिल चलाते हैं, वैसे तो आजकल सब स्कूटी और मोटरसाइकिल से चलते हैं, पर नहीं, साइकिल का जमाना भी आ रहा है। अब आप साइकिल जब चढ़ाई पे चलाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब माइनस साइन लगाएंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया, 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो ये 2/2 को सॉल्व करने का तरीका है। सॉल्व कैसे करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 5 का 5 से, इस तरीके से पहले ये मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ये इन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम इन एलिमेंट्स का, यानी पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, उसके बाद दूसरा जो डायगोनल बचेगा उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में माइनस साइन लगाना है। चलिए एक और देखते हैं, cos x माइनस साइन एक्स, साइन एक्स एंड cos x। आहा, मुंह में पानी आ गया होगा, जैसे मिठाई खाते हैं ना बड़ी अच्छी लगती है, वैसे ही मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि ये बड़ा, इसका भी बड़ा आसान है, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा शायद। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, फिर इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप, और बीच में क्या साइन लगाना है आपको, नेगेटिव साइन लगाना है। तो करिए मल्टीप्लाई, cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, नेगेटिव साइन और है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम गलती क्या कर जाते हैं, गलती ये कर जाते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो माइनस पहले से ही है, ये वाला माइनस तो पहले से ही है, तो इसकी लगाने की क्या जरूरत है। नहीं, इस माइनस का इस माइनस से कोई लिंक नहीं है, आपको ये वाला माइनस लगाना है, ये मल्टीप्लाई से आया है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये 2/2 यानी ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, नोट कीजिए। अब इसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। देखिए क्या है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 3/3, A11, A12, A13, A22, A23, और इसके बाद है A31, A32, A33। इसका डिटर्मिनेंट आ गया। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दीजिए, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अब ये तो आपको क्लियर है, देखिए कि ये फर्स्ट रो है R1 है, ये सेकंड रो है R2 है, ये थर्ड रो R3 है, ये पहला कॉलम है C1, ये सेकंड कॉलम है C2 एंड दिस वन C3। अब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान दीजिए 3/3 जो डिटर्मिनेंट होगा, 3/3 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालने में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले तो आप ये समझिए कि हम इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करेंगे, यानी इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब किसी भी रो और किसी भी कॉलम का क्या मतलब है भाई, मैंने तो कह दिया कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम से, लेकिन इसका क्या मतलब है ना। तो देखिए मैं R1 से इसको एक्सपेंड करता हूं, किससे करता हूं, एक्सपेंशन अलोंग R1, यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करता हूं मैं इसका। तो अब कैसे करना है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2/2 का तो बड़ा आसान था कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और नीचे उतरे तो प्लस, ऊपर चढ़े तो माइनस,
है ना, क्योंकि माइनस ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा स्पीड कम हो जाती है, इसलिए नेगेटिव साइन देना है। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए, आप इस तरीके से साइन याद रखें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन 3/3 में हमेशा याद रखें। ये कैसे, A11 के कॉरस्पॉन्डेंस प्लस A12 के माइनस A13 के कॉरस्पॉन्डेंस प्लस, A21 के लिए माइनस, A22 के लिए प्लस, A23 के लिए माइनस, A31 के लिए प्लस, A32 के लिए माइनस, A33 के लिए प्लस। अब कैसे, बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको R1 से एक्सपेंशन करता हूं इसका, ध्यान दीजिए, यहां से जिस रो या जिस कॉलम से, अभी तो R1 से कर रहे हैं, पर जिस रो या जिस कॉलम से आप करते हैं उस रो को, जैसे R1 ये है, देखना ध्यान से, ये R1 है, ठीक है। R1 में यानी यहां से स्टार्ट करेंगे A11 से, तो A11 किस रो और किस कॉलम में, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी जो R1 से जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो R1 से जैसे A11 से कर रहे हैं, तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में है उनको दबा लीजिए। बाकी क्या बचा, बाकी ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचा। आई बात समझ में, ये 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बचा। तो कैसे करना है, यहां लिखना है आपको A11 और A11 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबा लीजिए इस तरीके से, जो बच गया डिटर्मिनेंट उसको लिख दीजिए वहां, A22 A23 A32 एंड A33। अब देखिए A11 अपन फर्स्ट रो से कर रहे हैं और फर्स्ट रो ये है, A11 के कॉरस्पॉन्डेंस साइन क्या है, प्लस, तो यहां प्लस लिखते नहीं है प्लस, लेकिन प्लस का साइन है। अब हम आगे चले A12 पर, इसके कॉरस्पॉन्डेंस साइन माइनस, माइनस, ध्यान दीजिए यहां क्या है, माइनस। अब A12 के लिए, A12 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, सेकंड है, दबा दीजिए इसको, क्या बच गया, A21 A23 A31 A33, इसको लिख दीजिए वहां, A12 A21 A23 A31 A33। अब अगला A13, इसके कॉरस्पॉन्डेंस साइन प्लस, तो प्लस A13 कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, A13 किस में है, थर्ड कॉलम में है, दबा लीजिए। बाकी जो मतलब छुपा दिया हमने इसको, अब क्या बच गया, A21 A22 A31 A32, इसको लिख दीजिए, A21 A22 A31 A32। हमने 2/2 के डिटर्मिनेंट में इनको चेंज कर दिया, मतलब जो एलिमेंट जिस रो या जिस कॉलम में था, जिस रो और जिस कॉलम में था उनको छुपा करके जो बाकी का बचा वो सब डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। अब इसको देखिए, A11 2/2 का आप सॉल्व कर चुके हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम कैसे करेंगे 2/2 में, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड हम ऐसे मल्टीप्लाई, चलिए मैं 2 लगा देता हूं, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड, क्योंकि 2 लाइन, फर्स्ट तो फर्स्ट 1 लाइन, सेकंड 2 लाइन, और बीच में कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो करिए मल्टीप्लाई A11 A22 A33 A22 A33 माइनस, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरे प्लस, ऊपर चढ़ाई स्पीड कम माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, A32 A23 माइनस A12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, A21 A33 माइनस A31 A23, अब प्लस A13 A21 A32 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई A31 A22। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में? तो फिलहाल इसको नोट कीजिए। ये एक एग्जांपल है, क्या है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमें।
तो इसके साइड में ही साइन लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, यानी इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो सबसे पहले R1 से निकालते हैं, एक्सपेंशन अलोंग R1। अब कैसे निकालना है R1 के अलोंग? देखिए, ये आपको पता है फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, यानी ये R1 R2 R3। चलिए मैं इसको लिख लेता हूं, यहां पर क्या आ जाएगा, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, यानी ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। ये आपको पता है कि C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब 3/3 के डिटर्मिनेंट में 3 रो होती हैं और 3 कॉलम्स होते हैं। अब 3 रो और 3 कॉलम्स होते हैं, तो हम 3 रो में किसी भी रो से उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। 3 कॉलम है, 3 कॉलम में किसी भी कॉलम से हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। यानी 6 तरीकों से हम इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, 6 तरीकों से। अब आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप उसका एक्सपेंशन निकालना, उसकी वैल्यू निकालना, उसे एक्सपेंशन करना, चाहे फर्स्ट रो से करें, चाहे कॉलम से करें, चाहे किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से करें। अभी फिलहाल मैं R1 से करता हूं। तो R1 से करने के लिए क्या है, ये साइन यहां लिखे हुए हैं, यहां लिख देता हूं मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये ध्यान रखिए, ये बड़ा, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। 3/3 का डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करने के लिए अगर ये आपने साइन याद रख लिए तो फिर कोई समस्या नहीं होने वाली है। यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे तो ये जो 1 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में उसको छुपा लीजिए, बाकी जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए 1, ये रो ये कॉलम, 3 0 1 0। अब ये 1 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस लगा दिया हमने। अब 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस, तो -2। अब 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बच गया, -1 4 0 0 -1 4 0 0। अब 4 के लिए देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छुपा लीजिए, तो क्या बच गया, -1 3 4 1, तो +4। प्लस क्यों? क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डेंट साइन प्लस है। अब देखिए कितना आ जाएगा, -1 4 3 1। सॉल्व करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैसे ही जैसा 2/2 में करते आए हैं अपन। सबसे पहले इस तरीके से करेंगे, अपवार्ड टू डाउनवार्ड चलेंगे, ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, फिर डाउनवार्ड टू अपवार्ड चलेंगे। तो 3 का 0 से 0, 1 का 0 से 0, तो -0। अब 0 का तो -0 क्या, -2 0, फिर 4 का 0 से यानी -0, फिर +4 -1 -12, कितना आ गया भाई, ये हो गया 0 -0 -1 -12 -13 -52, यानी -52 आ गया। ये चीज है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताऊं आपको, अभी हम इसका दूसरे किसी कॉलम से या किसी रो से भी एक्सपेंशन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसकी आपको वैल्यू निकालनी हो, यानी उसको एक्सपेंशन करना हो, तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है और सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस रो या कॉलम से करें जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल वी कैन सी कि थर्ड कॉलम में ये जीरो ज्यादा है। देखिए 4 0 0, तो जब 4 0 0 ऐसे लिखेंगे ना 1 2 4 की जगह, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बहुत सिंपल रहेगा। तो हम अब थर्ड कॉलम से इसका एक्सपेंशन करते हैं, आपको बड़ा इजी लगेगा। एक्सपेंशन अलोंग C3, साइन यही रहेंगे, मेथड सब कुछ यही रहेगा, लेकिन अब आपको करना कैसे है वो देखिए। सबसे पहले थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, तो 4 किस रो में है, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में है, थर्ड में।
इनको दबा दीजिए, तो ये और ये कितना बचा, -1341, यानी 4 क्या बचा, -13 एंड 41। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे चलेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस। देखिए ध्यान से, अब कॉलम वाइज चल रहे हैं तो आपको साइन भी उसी कॉलम के अकॉर्डिंग देखना है जिस कॉलम से अपन एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब हमने जीरो के लिए किया तो साइन कौन सा है, माइनस। वैसे जीरो आ गया तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस डिटर्मिनेंट की जो कुछ भी वैल्यू आएगी और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन चलो इसको देखते हैं अपन। तो अब ये जीरो कहां है, ये रहा, यानी थर्ड कॉलम सेकंड रो। क्या बचा, 1 2 4 1, 1 2 4 1। फिर इस जीरो के लिए इसके कॉरस्पॉन्डेंट साइन प्लस, क्या बचा, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये और ये क्या बच गया, 1 2 -1 3, 1 2 एंड -1 3। ये कितना आ गया, 4 -1 -12, 4 3 12 माइनस, ये जीरो, ये जीरो, -1 -12 -13 इंटू 4 -52। देखिए रिजल्ट दोनों के सेम है क्या, -52 -52। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप इसका एक्सपेंशन करिए, वैल्यू हमेशा सेम आएंगी। लेकिन बेहतर यह होता है, अच्छा यह होता है कि हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंशन करें जिसमें जीरो ज्यादा हो, जीरो की संख्या ज्यादा हो। और ये वैसे ये भी नहीं, तो ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। नोट कीजिए। आइए अब एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं। क्या है, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि इनमें और इनमें एक रिलेशन है। और वो क्या है रिलेशन, देखिए ध्यान से। ए है 5 5 10 0 और बी है 1 1 2 0। तो अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं, है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 2 1 0। और ये कितना हो गया, 5 भी हो गया, a इज इक्वल टू 5b। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 के हैं ये सभी, 2/2 के, 2/2 का ऑर्डर है। यानी अगर हम ऑर्डर को n से रिप्रेजेंट करते हैं तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ये n इज इक्वल टू 2 आ गया। बात आ रही समझ में? अब देखिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है, और क्या है कि इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। क्या बना दिया, 5 10 5 0। इसकी वैल्यू निकालिए। इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 0, यानी 0 और माइनस, ऐसे चलेंगे तो माइनस। ध्यान रखिए कभी भी 2/2 के डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, और बीच में नेगेटिव साइन, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, 10 इंटू 5 50, लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो -50 यानी -50। ठीक इसी तरीके से बी का निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 2 1 0। कितना आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 और 2 इंटू 1 -2, यानी -2। देखिए अब ध्यान से, अब ये जो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -50, यानी 25 इंटू -2 ये जो है ना वो -2। बात समझ में आ रही है? अगर ये -3 होता तो यहां -3 लिखते, अगर ये -4 आता तो यहां -4 लिखते, अगर ये -5 आता तो यहां -5 लिखते, अगर यहां -6 आता तो -6 लिखते, 6 आता तो 6 लिखते, प्लस का 2 आता तो प्लस का 2 लिखते। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर -2, 5 का स्क्वायर एंड -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना हो गया, मॉडुलस ए,
वो सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैं खुद मॉडुलस बोल गया, नहीं बोलना चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए 5, ये जो 2 है ये ऑर्डर है ऑफ डिटरमिनेंट या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बात एक ही है। और ये किस ऑर्डर का है? 2/2 का है, तो 5 to the power n, और -2 किसकी वैल्यू है? डिटरमिनेंट ऑफ b, डिटरमिनेंट ऑफ b। बात समझ में आ रही है? यहां से देखिए, ये a इज इक्वल टू 5b, ये 5 और ये 5 दोनों सेम थिंग, ये 5 ये 5, ये n इसका ऑर्डर और डिटरमिनेंट b। तो अगर a इज इक्वल टू के बी है, कोई दो मैट्रिक्स इस तरीके से हैं कि a इज इक्वल टू के बी हो, तो इनकी डिटरमिनेंट की वैल्यू, और कितने ऑर्डर का हो? ऑर्डर n का, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? k टू द पावर n और डिटरमिनेंट ऑफ b। और जहां तक हमारे सिलेबस की बात है, तो हमारे सिलेबस में केवल 3 ऑर्डर्स तक के डिटरमिनेंट है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आप इसको नोट करें और अच्छी तरह से समझ लें कि ये k क्या है, ये k ये है। यानी यहां से अगर देखिए आप, तो ये, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? a इज इक्वल टू के बी, है ना? तो और इसे क्या लिख सकता हूं? इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू के टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ b। यही फॉर्मूला बना है, यही फॉर्मूला बनाया है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के, बड़े आसान हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हैं। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, इन ये दो डिटरमिनेंट है, एक 2/2 का है और एक 3/3 का है, दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले इसी के निकालते हैं 2/2 का। इस 2/2 डिटरमिनेंट का कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले प्रिंसिपल डायगोनल का, उसके बाद दूसरे डायगोनल का। लेकिन जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ेंगे, अपवार्ड जाएंगे, नेगेटिव साइन, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों का। फिर इन दोनों का करेंगे तो माइनस साइन, x प्लस 1 एक्स माइनस 1। देखिए एक ही तरीका याद रखिए, ये एक ही तरीका है कि पहले आप इस तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद दूसरे वाले जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करें, ठीक है? कभी गलती नहीं होगी। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं x का, x³ माइनस x² प्लस x, प्लस 1 से किया तो x² माइनस x प्लस 1, और ये कितना हो गया? a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², तो माइनस x² प्लस 1, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो x² x कितना आ गया? x³ माइनस x² प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, यही आपका आंसर है। ठीक इसी तरीके से इसका एक्सपेंशन करना है, वैल्यू निकालनी है। तो 3/3 का जब आप वैल्यू निकालें, किसी भी 3/3 के डिटरमिनेंट को जब आप एक्सपेंड करें, तो उसके लिए आप ये साइन लिख लें, इनसे कभी आपसे गलती नहीं होगी। और मैं R1 के अलोंग ही इसको एक्सपेंशन करता हूं। देखिए करते हैं, चलिए सबसे पहले R1 यानी 3 - 4 5, ये R1 के एलिमेंट्स हैं, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, दबा लीजिए इनको, यानी छुपा लीजिए। जो बच गए 1 3 - 2 1, 1 3 - 2 1, इनको लिख दीजिए। प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस, तो यहां प्लस लगा दिया। अब -4 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन माइनस। ध्यान रखिए यहां मिस्टेक होती है, यहां मिस्टेक होती है। हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये माइनस दे रखा है, ये भी माइनस दे रखा है, तो एक ही माइनस चलने देते हैं। एक ही क्यों चलने देंगे? पहले इस साइन को लगाइए, फिर इस -4 एलिमेंट को लिखिए, -4 इसको लिखिए, और
अब इसे -4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, छुपा लीजिए। क्या बच गया? 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। फिर आगे चले, R1 के अलोंग कर रहे हैं। लिखना नहीं है आपको कि एक्सपेंशन अलोंग R1, अब तो हमें वैल्यू निकालनी है। अब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन प्लस, तो +5 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम में तो थर्ड कॉलम। क्या बच गया? 1 2 1 3, 1 2 1 3 3। करिए सॉल्व। ये 1 3 इंटू -2 -6, तो -6 लिखेंगे +6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? +6, क्योंकि माइनस ऑपरेट करते हैं। ध्यान करिए, पहले नीचे उतरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन विद नेगेटिव साइन ऊपर चढ़ने में सांस फूल जाती है, स्पीड कम हो जाती है, माइनस। फिर माइनस माइनस +4 1 -2 2 इंटू -2 -4, लेकिन +4 साइन चेंज करेंगे, +5 3 एंड 2 इंटू 1 -2, 6 1 7 3 21 +4 +1 5 5 4 20 और +3 2 1 5 46। यही आंसर है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये दो क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 1 4 2 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट a। समझिए, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का। हमें क्या निकालना है? हमें यह शो करना है। और क्या शो करना है? एक्चुअली देखिए, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में वो कह क्या रहा है, हमसे क्या पूछना चाहता है। जो हमसे पूछना चाहता है या जो हमसे कह रहा है उसको आपको सॉल्व करना है, उसे निकालना है। तो पहले देखिए 2a और उसका डिटर्मिनेंट, यानी a में इस मैट्रिक्स में 2 का पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यहां देखिए RHS में क्या है, पहले डिटर्मिनेंट a और उसमें फिर किसका मल्टीप्लाई है? 4 का मल्टीप्लाई है। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसे डिटर्मिनेंट बना करके इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी आ जाएगी? बहुत सिंपल है, 2 -4 2 8 है ना। तो कितना आ गया? -6 आ गया। 1 4 2 2, क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है, 1 4 2 2 बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब क्या निकालना है? 2 इंटू a, पहले 2a यानी इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 2 2 4 8 2 2 4 2 2 4। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, 2 8 4 4, कितना आ जाएगा भाई? 2 4 8 -8 4 32, कितना गया? 32 में से 8 गया तो -24। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2a इज इक्वल टू आया है -24 और डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है? -6 है। तो -6 के मल्टीपल में इसको लिख दो, 4 इंटू -6 लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है? -6 है। और 4 और ये -6 किसकी वैल्यू है? डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है, डिटर्मिनेंट a लिख दीजिए। लीजिए, प्रूफ हुआ कि नहीं? देखो जरा, चेक करो, ये प्रूफ हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। इफ x टू 18x इज इक्वल टू 6 टू 12 18 6 देन x इज इक्वल टू, चलिए ये दे रखे हैं डिटरमिनेंट, पहला है x 18 2x और दूसरा क्या है? 6 18 2 6।
सॉल्व करें, सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, x का x है एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू 36, ध्यान रखें, नीचे आएंगे प्लस प्लस, ऊपर चढ़ाई चढ़नी है माइनस, स्पीड कम, ऐसे यहां पर 6 6 36 माइनस 18 टू 36, क्या आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू 36, ये जीरो हो गया, इसको उधर लेके तो 36, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी क्या ऑप्शन हो गया, ये हो गया। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां हम गलती कर जाते हैं, बड़े जल्दबाज होते हैं हम लोग, बहुत जल्दी में होते हैं और सारा काम फटाफट से करना चाहते हैं, जल्दी में करना चाहते हैं और जल्दी में ही गड़बड़ हो जाती है। जल्दी का काम किसका होता है, समझ जाइए। हम क्या गलती करते हैं, हम ये, चूंकि दिमाग है हमारा बड़ा तेजी से चलता है, हम कहते हैं x2 6 2, अरे भैया ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, यानी x की जगह कितना आ गया 6, और आप फटाफट से, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपने 6 लगा दिया और 6 है भी आंसर में, 6 जो है वो आंसर में दे रखा, ऑप्शन में दे भी रखा है 6, लेकिन नहीं, यहां गलती मत कर देना। यहां पर क्या करना है आपको, इसकी कैलकुलेशन करके, और कैलकुलेशन करके जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आया है, फिर आपने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर रूट लेने में प्लस माइनस 6 आ गया, यानी x की वैल्यू या तो प्लस 6 होगी या फिर क्या होगी माइनस 6 होगी, केवल x इज इक्वल टू 6 नहीं होगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिए कि कहीं ये मिस्टेक नहीं हो जाए, यानी ये ऑप्शन हमारा कैसा है, गलत है, नोट कीजिए।